नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न लेकर के रोज शाम 7 बजे डेली आ रहे हैं। अब से यानी आज से तो आप सभी कल से कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी कि अभी जो पढ़ लीजिएगा यह आपको आगे अन्य प्रतियोगिता यानी कि कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ना, तो वहाँ आपको यह आधार रहेगा यानी बेसिक रहेगा, और ऐसा ही सेम टू सेम प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। चाहे आप अग्निवीर, इंडियन आर्मी, मतलब कोई भी एग्जाम में जाएंगे तो रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो वहाँ भी इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि आप 2024 में मैट्रिक यानी कि मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, तो क्लास 6 ले करके 10वां तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये सभी ऑब्जेक्टिव मिला करके पूछा जाता है। नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और कक्षा 6, 7वां, 8वां, 9वां सब मिला करके ऑब्जेक्टिव जो है कि मिला करके पूछा जाता है। तो जिस लेवल से पूछा जाएगा दोस्तों उसी लेवल से हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव डेली शुरू करेंगे विज्ञान का। वैसे अभी हम डेली शुरू कर दिए हैं सामाजिक विज्ञान का 6 बजे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पर सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए। तो दोस्तों आप सभी के सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। पहला नंबर की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताते जाएंगे आपको साथ में, और डायरेक्ट आपके दिमाग में प्रश्न बैठा देंगे। तो ऑप्शन दिया गया है कि फूलों में, पत्तों में, तनों में या जड़ों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आप सभी 9th क्लास में पढ़े होंगे, पत्तों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसका पूरा व्याख्या देखिए, व्याख्या समझिए ध्यान से और साथ में पढ़िए या तो ध्यान से सुनिए। पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों द्वारा होती है। पेड़ के पत्ते सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो आपको अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो सूर्य से कौन सा गैस क्या करता है, ग्रहण करता है, तो आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वह ग्रहण करते हैं। और सिर्फ दिन में ही ग्रहण करते हैं, रात में पेड़ पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन में ग्रहण करते हैं और रात में छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं जो हम लोग सांस लेते हैं। मात्र 2 ही पेड़ वैसा है जो रात और दिन ऑक्सीजन छोड़ता है, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़। पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन ये आम पेड़ मतलब और सभी जो पेड़ देख रहे हैं पीपल और नीम का छोड़ा करके ये सभी पेड़ पौधे दिन में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे सोने से माना करता है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं यानी पेड़ के पत्ते सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस कारण पेड़ मनुष्य व पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों द्वारा होती है। पेड़ के पत्ते सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस कारण पेड़ मनुष्य व पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पर आपको अगर 2 नंबर से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इन उत्तर को लिख लीजिएगा ना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इन उत्तर को लिख लीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप इसे कॉपी में नोट कर लें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, और सभी विषय का आप अलग अलग कॉपी बना लीजिए। अब प्रश्न है 2 नंबर, हीरे की खनिज बनावट इन सभी में से कौन सी है।
मतलब हीरा जो है कि किस खनिज से बनाया जाता है, किन किन खनिज बनावट इन सभी में से कौन सी है? तो कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्बन। कोयला से हीरा निकलता है, आप लोग ट्रिक याद रखिए। तो अब देखिए इसका पूरा व्याख्या अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, छूट गया, यानी कि हीरा जो है, हीरा के बारे में पूछाता है। हीरा जो है कि ये सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। यही प्रश्न पूछा जाता है, 2023 में भी पूछा गया, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? वहाँ पे इसी तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, तो हीरा लगा दीजिएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। अब देखिए, और ये बात करें कार्बन, तो कार्बन का दो अप्रूफ होते हैं, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। आइए इसको समझते हैं। तो आप देख रहे हैं कार्बन के दो मुख्य अप्रूफ है, तो आपको पूछ दिया जाएगा कि कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, तो दो होते हैं। या पूछ देंगे कि कार्बन का कौन कौन से अप्रूफ होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट याद रखिएगा। इनमें से कोई रहेगा एक या दोनों रहेगा तो दोनों होगा। तो आप सभी समझ गए इस जगह। तो कार्बन के दो मुख्य अप्रूफ है, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक, हीरा जो है कि ताप, यानी कि ताप और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। हीरा जो है कि ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर अम्ल, क्षार, एसिड वगैरह सब का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, तथा यह पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। यानी कि पारदर्शक यानी कि आर पार दिखाई देता है एवं रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है। तो दोस्तों ये हीरा की बात रहा। और ग्रेफाइट जो है कि ये जो ग्रेफाइट है इसे काला सोना भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। डायनमो एक मशीन है जिसका काम आता है। डायनमो क्या है? एक मशीन है जिसका काम आता है। किसमें काम आता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना, ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना। ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी सोचें अगर आप जान रहे हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। डायनमो, डायनमो यानी कि जनरेटर। आप ब्याह शादी में देखे होंगे गांव देहात में, या तो मतलब जो रोड के किनारे, सड़क के किनारे, या मंडप के बगल में जो जनरेटर धुआं देते रहता है, उसके आगे में जो गोल सा लगा रहता है, उसमें घूम यानी कि समझिए यांत्रिक ऊर्जा जो है ना, जितने भी घूमने वाला पदार्थ है घूम करके वह यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो वह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? घूम करके विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वही होता है डायनमो, जो आगे में रहता है घुमाने वाला। तो डायनमो का दोस्तों इसका भी वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। डायनमो और जनरेटर और यहाँ डायनमो और ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है, तो वहाँ अच्छे से बता दिए हैं, आप उस वीडियो की देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि डायनमो एक मशीन है। क्या करता है मशीन? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, देखिए इसका व्याख्या है। डायनमो यह जनित्र जनरेटर वैसी युक्ति है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के आधार पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी बदलता है। तो दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, रसोई गैस का जलना। ऑप्शन बी, दूध का फटना। ऑप्शन सी, भोजन का पचना। ऑप्शन डी, जल में चीनी का घुलना। भौतिकी परिवर्तन पूछा है दोस्तों, याद रखिए भौतिकी परिवर्तन अगर जब भी पूछा जाए
तो भौतिकी परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जो कि जिस वस्तु को हम भौतिकी परिवर्तन कर रहे हैं वह फिर उसी अवस्था में आ सकता है, उसे भौतिकी परिवर्तन कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए तार का जाल, उसको हम तार बहुत सारा गुच्छा रखा हुआ उसको हम जाल बना दिए, तो जाल को खोल करके हम फिर तार बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो ये हो गया भौतिकी परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन हुआ होता है जब हम एक बार उसको रासायनिक परिवर्तन कर देंगे तो फिर वह दोबारा वापस नहीं आएगा। जैसे कि रसोई गैस, ये फिर वापस नहीं आएगा। जैसे कि दूध का फटना, ये फिर दूध जब फट जाएगा तो क्या वापस दूध बन सकता है? नहीं। तो ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, जो भोजन पच जाएगा वो फिर वापस आएगा, दाल अलग, चावल अलग, भात अलग नहीं आएगा। तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल में चीनी का घुलना, इसे हम फिर से वापस जल बना सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या हो गया आपका? जल में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे पहचानेंगे, हम आपको बता दिए। ध्यान से आप एक बार फिर पीछे करके सुन सकते हैं। तो अब देखिए उसका पूरा व्याख्या है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण कुछ समय के लिए बदल जाते हैं। देखिए देखिए भौतिक परिवर्तन में जो होता है ना, कुछ समय के लिए उसका गुण बदल जाता है। कुछ समय के लिए, गुण मतलब समझ रहे हैं ना, उसका कार्य, उसका मतलब जो उसके अंदर क्षमता है, उसका क्षमता को बदल देता है। कौन? भौतिकी परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या करता है? पूरे बदल देता है, वो फिर वापस नहीं आता है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिकी गुण कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, परंतु उनकी वास्तविक बनावट एवं गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है और ना ही कोई अन्य नया पदार्थ ही बन पाता है, उसे भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों भौतिकी परिवर्तन के लिए आप इसे अच्छे से उतार सकते हैं, याद रखिए। भौतिकी परिवर्तन के लिए कहीं रासायनिक परिवर्तन भी आएगा तो हम डिटेल बता देंगे, लेकिन वैसे भी आपको बता दिए हैं कि रासायनिक परिवर्तन जब एक बार कर देंगे तो वह नया पदार्थ बन जाता है, फिर उसके वापस नहीं आता है। पकड़ने के लिए आपको बता दिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे समझ गए, व्याख्या भी समझ गए। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब बनाने के लिए सामान्यतः प्रश्न था विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है तांबा, निकेल, लोहा, कोबाल्ट। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए क्या जाता है, इसका बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लोहा हो जाएगा। लोहा, निकेल, दोस्तों इस निकेल कंफ्यूज ला सकता है, लेकिन लोहा हो जाएगा आंसर में। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। नर्म लोहा शीघ्र ही चुम्बक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, इसलिए विद्युत चुम्बक वो अस्थायी चुम्बक होता है। विद्युत चुम्बक क्या होता है? वो अस्थायी चुम्बक होता है और नर्म लोहे के ही बने होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, नर्म लोहे का ही बना होता है। यहाँ सिर्फ लोहा दिया था, वही चीज़ हम देख रहे थे उधर। यहाँ क्या दिया है? सिर्फ लोहा दिया है। नर्म लोहा भी चल मतलब होगा, लेकिन लोहा भी रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे कि नर्म लोहा शीघ्र ही चुम्बक बन जाता है, ना कि तुरंत ही बन जाता है और तुरंत ही उसका चुंबकत्व समाप्ति भी हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी चुम्बक कहा जाता है। नर्म लोहे के ही बनाए जाते हैं। इसके विपरीत, इसका विपरीत नहीं कि उल्टा अस्थायी चुम्बक जो है ना, अस्थायी चुम्बक जो बनता है वह इस्पात का बनता है, यानी स्टील का बनता है। स्टील या इस्पात का बनता है। स्टील इस्पात का मतलब अस्थायी चुम्बक के लिए स्टील इस्पात का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कठिनता से चुम्बक बनता है और कठिनता से ही अपने
चुम्बक को छोड़ता है, मतलब कठिन से बनता है और कठिन का से भी इसका चुम्बक खत्म होता है। तो अस्थाई चुम्बक बनाए जाते हैं किससे? स्टील या इस्पात से। वो अस्थाई चुम्बक किससे बनाया जाता है? नर्म लोहा से। अच्छे से समझ गए आप? तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? धोवन सोडा का। अब इसका सूत्र भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि ज़्यादा सूत्र ही पूछा जाता है। सूत्र भी आप सामने में देख रहे हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया था 2023 में। वॉशिंग सोडा का यानी कि पूछा गया था धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। तो इसे पूरा व्याख्या समझते हैं शुरू से। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, जिसमें अपमर्जक के गुण होते हैं। इसका उपयोग घरेलू कार्य में सफाई के लिए किया जाता है। कठोर जल को मीठा जल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से उतार लें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न है अगला कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी चाल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन ये प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि एक साल में जितना प्रकाश चलाना वही एक होता है, ये मतलब प्रकाश वर्ष है। तो किसको मापता है? दूरी को मापता है। ये पृथ्वी पर नहीं, इसका कम पृथ्वी पर नहीं होता है, ये पृथ्वी से बाहर होता है। यानी एक खगोल पिंड से दूसरे खगोल पिंड की दूरी को मापता है, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी कितना दूरी है, पृथ्वी से कितना दूरी मंगल ग्रह है, कितना वीनस है, कितना शुक्र है, कितना शनि है, ये सभी मापने में काम आता है ये। यानी कि एक खगोल पिंड से दूसरे खगोल पिंड। आइए इसको समझ लेते हैं। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स खगोलीय दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिससे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश एक वर्ष में जो तय करता है वही एक प्रकाश वर्ष है। इसका मान यानी कि इसका मान जो होता है 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर होता है। मीटर 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर प्रति मीटर होता है, यानी 15 मीटर होता है इसका चाल। अब अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जो समीप की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर वस्तुएं नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष का रोगी है? प्रश्न को दोस्तों अच्छे से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि वह व्यक्ति जो समीप यानी समीप मतलब नजदीक समीप मतलब नजदीक, समीप की वस्तु नजदीक की वस्तु स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष का रोगी है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मायोपिया, यानी कि मायोपिया को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इन प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
जिस व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रहा है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो गया। यानी उल्टा समझिएगा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। यानी कि जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है उसे निकट दृष्टि दोष है, और जिसे दूर की वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसे दूर दोष है, उल्टा होता है। समझ गए आप लोग? तो देखिए अब यहाँ व्याख्या समझते हैं। तो व्याख्या में आप सुनिए ध्यान से और साथ पढ़िए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक, यानी कि एक निश्चित दूरी, एक सीमा होता है, उससे अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु को देख लेता है और एक निश्चित दूरी होता है, तो उसे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आँख की न्यूनतम दूरी कितना होता है देखने की, 25 सेंटीमीटर। आँख की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम अनंत होता है। उसी प्रकार से आँख जिसका खराब हो गया है ना कि निकट दृष्टि दोष है, तो नज़दीक की वस्तु देख पाएगा, दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। अब आगे पढ़ते हैं, इसको समझ लिएंगे उतना सा। यानी कि स्पष्ट नहीं देख पाता है दूर की वस्तु को। इस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर न बनकर कुछ आगे बन जाता है। मतलब इस आँख में जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो रेटिना पर ना बनकर उसके कुछ क्या होता है, कुछ आगे बन जाता है। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके चश्मे में। दोस्तों यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको 5 या 2 नंबर से पूछा जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से उतार लीजिए और यह जब लिख दीजिएगा 5 या 2 नंबर वाला में, तो आपका कोई नहीं काटेगा। बिल्कुल यही ऐसे ही और अच्छे ही और सरल भाषा में है, जो कि आपको 2 बार पढ़िएगा याद रह जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कौन सी मार्स गैस कहलाती है? कौन सी मार्स गैस कहलाती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मार्स गैस कहलाता है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, मीथेन। अब देखिए इसका पढ़ते हैं व्याख्या। तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। दलदली जगह में पाए जाने के कारण मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। यानी कि दलदली जगह जहाँ होता है ना, वहाँ मार्स गैस निकलता है और उसी के कारण इसे मार्स गैस कहा जाता है। यह तालाबों के रूखे हुए जल और दलदली स्थानों पर बुलबुले के रूप में निकलता है मीथेन गैस, और ये धान के खेत में भी रहता है मीथेन गैस। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप सभी बताइए अगर जान रहे हैं तो, ओजोन। दोस्तों साफ नजर आ रहा है, देखिए नाइट्रेट ऑक्साइड ये भी जो है कि आपका ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में निम्नलिखित में से बताइए कौन ग्रीन हाउस गैस है।
तो इन तीनों में से जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, एक दिया रहेगा। तो यहाँ पूछा है कि नहीं, तो आप सही भली भांति समझते हैं कि ओजोन जो है ये वायुमंडल का जो है ना एक परत है जो परावैंगनिक किरण को रोकता है। यह पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। किसको? ओजोन परत होता है, परत, ये कोई गैस नहीं, ये परत है ओजोन का। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न नहीं है, यानी कि मेरा 10 प्रश्न का लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव दोनों पूरा हो गया। अगर आप देखते हुए यहाँ आए हैं तो सबसे पहले अभी आप वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए, और इसी तरह से शानदार और अच्छे और लाइफ चेंज करने वाले प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझें और याद रखें। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।